चुनाव के लिए यूपी में अब दूसरे चरण के लिए सियासी हलचल चरम पर है। दूसरे चरण के चुनाव में 26 अप्रैल को 8 सीटों के लिए वोटिंग होगी। ये सभी 8 सीटें वेस्ट यूपी के हैं। दूसरे चरण में बीजेपी के सामने 2019 का प्रदर्शन दोहराने की चुनौती है, क्योंकि 2019 में 8 सीट में से 7 भाजपा की थी और वेस्ट यूपी में जिन सीटों पर दूसरे चरण में 26 अप्रैल को चुनाव होगा उनमें अमरोहा, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा शामिल हैं। 2019 में इन 8 सीटों में से सिर्फ एक अमरोहा पर बसपा कैंडिडेट कुंवर दानिश अली जीते थे। मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, बुलंदशहर, अलीगढ़, मथुरा में भारतीय जनता पार्टी ने कमल खिलाया था। मेरठ को छोड़कर बाकी सभी सीटों पर भाजपा बड़े अंतर से जीतने में कामयाब रही थी। 2024 की बात कीजिए तो अमरोहा जिले में इस बार हालात बदले हुए हैं। कुंवर दानिश अली इसी सीट से कांग्रेस सपा गठबंधन यानी इंडिया गठबंधन से चुनावी मैदान में है, जबकि बसपा ने नया कैंडिडेट उतारा है। भाजपा ने 2019 में हारे कुंवर सिंह तंवर को प्रत्याशी बनाया है। तंवर भाजपा से 2014 में अमरोहा से सांसद रह चुके हैं। अमरोहा में कांग्रेस 1984 में आखिरी बार चुनाव जीती थी। अब सपा के साथ गठबंधन करके कांग्रेस 40 साल का सूखा खत्म करने को बेताब बैठी है। इधर भारतीय जनता पार्टी 2019 की हार को भूलकर 2014 की तरह जीत दर्ज करना चाहेगी। मेरठ लोकसभा सीट पर 2014 और 2019 में भारतीय जनता पार्टी जीती। 2019 में बसपा प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी भाजपा से महज सिर्फ 4700 वोटों से हारे। इस बार भाजपा ने यहां से सिटिंग एमपी राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर रामायण सीरियल में राम का रोल अदा करने वाले अरुण गोविल को मैदान में उतारा है। सपा ने सुनीता वर्मा को उतारकर दलित कार्ड खेला है। बसपा ने त्यागी कार्ड खेलकर देवव्रत त्यागी को मौका दे दिया है। बसपा के किसी मुस्लिम को टिकट ना देने से यहां मुस्लिम वोट सपा की तरफ एक तरफा पड़ सकते हैं। बागपत लोकसभा सीट की बात कीजिए तो 2014-2019 में भाजपा जीती। 2014 में आरएलडी के अजीत सिंह जीते और 2019 में चौधरी जैन सिंह हारे थे। इस बार जयंत भाजपा के साथ हैं। यहां आरएलडी के डॉक्टर राजकुमार सांगवान कैंडिडेट हैं गठबंधन में। बुलंदशहर सीट पर भाजपा के भोला सिंह 2 बार बड़े अंतर से जीते। इस बार वो भाजपा के एक बार फिर से कैंडिडेट हैं। कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे शिवराम वाल्मीकि को उतारा है। कांग्रेस 1984 में आखिरी बार इस सीट पर जीती थी। बसपा ने नगीना से सांसद रहे गिरीश यादव को टिकट दे दिया है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट भाजपा के लिए सेफ है। मथुरा में 2 बार से हेमा मालिनी भाजपा से सांसद चुनी जा रही हैं। इस बार भी वो कैंडिडेट हैं, मैदान में है। उनके सामने 2014 का चुनाव लड़े आरएलडी के चौधरी जैन सिंह अब भाजपा के साथ हैं। 2009 में आरएलडी से जैन चौधरी मथुरा से सांसद बने थे। 2004 में कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह मथुरा से सांसद बने थे। वहीं अलीगढ़ सीट पर भाजपा के सतीश गौतम फिर से चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण में भाजपा की हिंदुत्व की राजनीति के सामने कांग्रेस सपा बसपा की जातिवादी राजनीति है। क्या भाजपा यहां पिछला प्रदर्शन दोहरा पाएगी? ये बड़ा सवाल है। इसी को लेकर आज हम चर्चा करने की कोशिश करेंगे। मतदान होगा, जनता किसके पक्ष में मत डालेगी, ये चुनावी मैदान में जब जनता आमने सामने होगी, जो प्रत्याशी हैं उनके लिए वोट करेगी, देखना दिलचस्प होगा क्या होगा। लेकिन कुछ रिएक्शंस, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात, चर्चा करेंगे। तो हम बात कर रहे थे 2019 में हारे कुंवर सिंह तंवर की, जो अब प्रत्याशी हैं भाजपा के। वहीं तंवर भाजपा से 2014 में अमरोहा से सांसद भी रह चुके हैं। अमरोहा में कांग्रेस 1984 में आखिरी चुनाव जीती थी। अब सपा के साथ गठबंधन करके कांग्रेस 40 साल का सूखा खत्म करने को बेताब है। उधर भारतीय जनता पार्टी 2019 के हार को भूलकर 2014 की तरह जीत दर्ज करना चाहेगी। मेरठ लोकसभा सीट पर 2014 और 2019 में भाजपा जीती। 2019 में बसपा प्रत्याशी हाजी याकूब कुरैशी भाजपा से सिर्फ 4700 वोटों से हारे थे। इस बार भाजपा ने यहां से सिटिंग एमपी राजेंद्र अग्रवाल का टिकट काटकर रामायण सीरियल के राम जो रोल अदा कर रहे हैं, जो कलाकार हैं अरुण गोविल साहब, उनको मैदान में उतारा है। सपा ने सुनीता वर्मा को उतारा है, दलित कार्ड खेला है सुनीता वर्मा को उतारकर। बसपा ने त्यागी कार्ड खेला है देवव्रत त्यागी को उतारकर। बसपा के किसी मुस्लिम को टिकट ना देने से यहां मुस्लिम वोट सपा की तरफ एक तरफा पड़ सकते हैं, विभाजित भी हो सकते हैं। बागपत लोकसभा सीट पर 2014 और 2019 में भाजपा जीती थी। 2014 में रालोद यानी आरएलडी की अजीत सिंह और 2019 में चौधरी जैन सिंह हारे थे। इस बार जयंत भाजपा के साथ हैं। यहां आरएलडी के डॉक्टर राजकुमार सांगवान कैंडिडेट हैं। आरएलडी और बीजेपी यानी एनडीए गठबंधन की सीट हो गई है। बुलंदशहर सीट पर भाजपा के भोला सिंह 2 बार बड़े अंतर से जीते। इस बार भी फिर भाजपा ने उन्हें कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस ने अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सदस्य रहे शिवराम वाल्मीकि को कैंडिडेट बनाया है। कांग्रेस 1984 में आखिरी बार इस सीट पर जीत दर्ज करने में कामयाब हुई थी। वहीं बसपा ने नगीना से सांसद रहे गिरीश यादव को टिकट दिया है। गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर लोकसभा सीट भाजपा के लिए सेफ है।
मथुरा में 2 बार से हेमा मालिनी भाजपा से सांसद चुनी जा रही हैं। इस बार भी वो कैंडिडेट हैं। उनके सामने 2014 का चुनाव लड़े आरएलडी के चौधरी जयंत सिंह अब भाजपा के साथ हैं। 2009 में आरएलडी से जयंत चौधरी मथुरा से सांसद बने। 2004 में कांग्रेस के मानवेंद्र सिंह मथुरा से सांसद बने थे। वहीं अलीगढ़ सीट पर भाजपा के सतीश गौतम फिर से चुनावी मैदान में हैं। दूसरे चरण में भाजपा के हिंदुत्व की राजनीति के सामने कांग्रेस सपा बसपा की जातिवादी राजनीति, क्या भाजपा यहां पिछला प्रदर्शन इन तमाम चीजों के बीच उठा पाएगी या दोहरा पाएगी, ये अपने आप में सवाल है और इसलिए आज चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि दूसरे चरण के इस रण में दोबारा से कुछ और नए मुद्दे आ गए हैं और इन नए मुद्दों के आने के बीच सवाल तो कई उठ रहे हैं। ये भी कि जो वोट परसेंट पहले फेज में आया वो कम है और इसीलिए जो तैयारियां थी उसमें कहीं कमी देखी जा रही थी और वोट परसेंट ने बीजेपी को मजबूर किया कि और भी ताबड़तोड़ तैयारियों में जुटा जाए। कुछ प्रतिक्रियाएं हैं वो आपको सुनवा देते हैं, उसके बाद मेहमानों से आपकी मुलाकात है। अब स्पष्ट हो चुकी है कि जो इनका 400 पार का जो नारा है ये संविधान को बदलने के लिए लोग दे रहे हैं। जिस तरह से इनके कई प्रत्याशियों का जो व्यक्तित्व आया, बयान आया कि हमको आप 400 सीटें दिलाइए, हम संविधान को बदल देंगे। देश में जो दलित हैं, पिछड़े हैं, अल्पसंख्यक हैं, उनके जो आरक्षण का हक भारतीय जनता पार्टी मारना चाहती है। श्री राहुल गांधी जी लगातार जाति जनगणना की बात कर रहे हैं और स्पष्ट तौर पे देश से जो उन्होंने न्याय की बात की है, अब देश में नैरेटिव सेट हो चुका है। देश में इंडिया गठबंधन की आने वाले समय में सरकार बनने जा रही है। किसान, नौजवान, महिलाएं इस सरकार को बदलने के लिए तैयार हैं। तो सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में आएंगी, क्योंकि जिस तरह से पिछले 10 सालों में आदरणीय मोदी जी की सरकार में आम जन की समृद्धि और खुशहाली को साकार करने का काम किया है। किसान हों, मजदूर हों, युवा हों, महिलाएं हों, सबके सशक्तिकरण करने का काम किया है और जमोर विकास ही विकास दिखाई पड़ रहा और जनता की सहूलियतें बढ़ी हैं। इससे जनता जनार्दन में मोदी जी की लीडरशिप के प्रति एक बड़ी प्रशंसा का भाव है, एक उत्साह और समर्थन का भाव है। इसलिए ये दूसरे चरण की जो 8 सीटें जिनका मतदान होने वाला है, इसमें सभी सीटें भारतीय जनता पार्टी के को मिलने वाली है। जो दूसरे चरण में कल मतदान होने वाले हैं उत्तर प्रदेश में और पूरे देश भर में, हमारा ये मानना है कि उत्तर प्रदेश में खास करके जो किसानों, हमारे किसान भाइयों ने जो बार बार मुद्दे उठाए हैं और बेरोजगारी और महंगाई और वो सारी चीज़ें जो पिछले कई सालों से समाजवादी पार्टी जनता के आवाज़ को, आवाम को उठाई जा रही है बार बार, उन मुद्दों पे हम लोग ज़मीन पे उतरे हुए हैं। हमारा ये मानना है कि कल के चुनाव जो होने जा रहे हैं, खास करके पश्चिम उत्तर प्रदेश में, इन सब चीज़ों को बहुत महत्व दी जाएगी। चाहे वो एमएसपी का मुद्दा हो, चाहे वो महंगाई का मुद्दा हो, चाहे वो बेरोजगारी का मुद्दा हो। और हमें पूरा विश्वास है जनता पे, आवाम पे, कि जो वोट पड़ेंगे वो इन सब अहम मुद्दों पे वोट पड़ेंगे, ना कि कोई और बेफिजूल के मुद्दों पे। तो 2024 के लोकसभा चुनाव का ये दूसरा फेज यानी दूसरा चरण और इसमें गौण होते मुद्दे, एजेंडा एक्टिव होता हुआ दिखाई दे रहा है। और इस बार जब हम देख रहे हैं कि चुनावी प्रचार प्रसार या रैलियां, सभाएं हो रही हैं, तो उसमें मंगलसूत्र, ध्रुवीकरण, हिंदू मुस्लिम ये ज्यादा सुनाई आ रहा है और उसके साथ सैम पित्रोदा का बयान भी चुनावी चर्चाओं में आया। बहरहाल उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो 8 सीटों पर चुनाव है। 7 पर पिछली बार बीजेपी जीती थी, 1 बीएसपी के पास थी और इन 7 में से 1 मेरठ जो सीट थी वो थोड़े कम मार्जिन से बीजेपी ने जीती, बाकी सभी पर अच्छी लीड ली थी। चलिए मिलिए उन मेहमानों से जो हमारे साथ चर्चा में जुड़ रहे हैं, उनसे आगे और सवालात होंगे और समझने की कोशिश कि इस बार कितनी कॉन्फिडेंट ये तमाम पार्टियां। अनीता अग्रवाल जी भारतीय जनता पार्टी से हमारे साथ जुड़े हैं। अनीता जी बहुत बहुत स्वागत। हमारे साथ पूजा मिश्रा जी जुड़ी हुई है समाजवादी पार्टी से अपना पक्ष रखने के लिए, बहुत स्वागत आपका भी। नावेद शिकोसा वरिष्ठ पत्रकार है हमारे साथ जुड़े हुए, उत्तर प्रदेश की राजनीति को बड़े करीब से समझते हैं और आज हमें भी समझाएंगे कि इन 8 सीटों का समीकरण वो क्या बता रहे हैं। नावेद साहब, 8 सीटें 7 अब तक बीजेपी के पास रही, लेकिन इस चुनाव में आप क्या देख रहे हैं, क्योंकि इस बार त्रिकोणीय समीकरण हम देख रहे हैं, त्रिकोणीय रण तमाम सीटों पर दिखाई दे रहा है और चुन चुन के प्रत्याशी उतारे जा रहे हैं, 3 बार बदल बदल के उतारे जा रहे हैं, क्या बताएंगे सर? देखिए, सेकेंड फेज भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भाजपा की अधिकांश सीटें भाजपा ने जीती थी, एक ही विपक्ष ने जीती थी अमरोहा की,
और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फर्स्ट फेज जो है वो थोड़ा सा घबराहट पैदा करने वाला रहा भारतीय जनता पार्टी के लिए, क्योंकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि भाजपा को वोट नहीं पड़ा होगा या विपक्ष को पड़ गया होगा, ये कतई मैं नहीं कह रहा हूं। इसमें होता क्या है कि हम पूरा आंकड़ा अगर देखें 10 साल का, पिछले 10 साल का अगर आंकड़ा देखें, वोट जब बढ़ता है तो वो भाजपा का होता है, ये आंकड़ा बताता है कि वोट जब घटता है तो भाजपा का उसमें नुकसान होता है। और जब कोई लहर होती है, हम तो ये मान के चलते रहे, तमाम चैनलों पर ये कहते भी रहे, मैं खुद कहता रहा एक आम इंसान और एक आम वोटर के तौर पर, कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुत मजबूत है, उसको चुनौती देना भी बहुत कठिन है और उसके पास बहुत कुछ है। मोदी और योगी की लहर है, राम मंदिर है, तमाम लाभार्थी हैं जो केंद्र सरकार का राशन और तमाम लाभ ले चुके हैं, बुलडोजर मॉडल है जिसको लेकर उत्तर प्रदेश की जनता बहुत खुश है। और ये जो एक लहर की उम्मीद थी वो फर्स्ट फेज में नजर नहीं आई, किसी किस्म की लहर नहीं दिखी, ना मोदी का चेहरा दिखा लहर में, ना राम मंदिर की एक भावनाएं दिखाई दी, ना लाभार्थियों का दिखा, ना ये दिखाई दिया कि भारतीय जनता पार्टी के साथ में जयंत चौधरी आ गए हैं, यानी पूरा जाट समाज और जो एक किसान समाज जो है, जो रालोद पर बहुत विश्वास करता है, जयंत चौधरी परिवार पर विश्वास करता है। तो हमें लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी का जो लक्ष्य है 80 का 80, उसके आसपास वो जीत सकता है। लेकिन फर्स्ट फेज देखने के बाद मुझे लगा कि कोई जो उत्साह नजर नहीं आया, वोट कम पड़ा। वोट कम पड़ने का मतलब यह है कि किसी पार्टी को लेकर, किसी चेहरे को लेकर, किसी मुद्दे को लेकर कोई दीवानगी नहीं है। और अगर दीवानगी नहीं है तो कोई पार्टी ये नहीं कह सकती है कि 80 के 80 हम जीतने जा रहे हैं। कोई पार्टी अगर ये कह रही है कि हम 400 पार कर लेंगे तो ये एक पॉलिटिकल बयान लग सकता है, इससे वास्तविकता। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जनता पार्टी के लिए ये चुनौती है और 7 सीटें वापस ले पाना भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती। और अगर वोट प्रतिशत नहीं बढ़ता है, मतदाताओं में उत्साह नहीं नजर आता है, राम मंदिर का असर, ध्रुवीकरण नहीं नजर आता है, या लाभकारी जो योगी मोदी की जनता से जुड़ी योजनाएं हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं दीवानगी लोगों में नजर नहीं आती है, तो मुझे लगता है कि वो लक्ष्य से के करीब भाजपा के लिए जाना मुश्किल है और विपक्ष के लिए ये फायदेमंद है। वही हम लोग इसी चैनल पे, आपके चैनल पे, लेकिन अच्छी बात है कि दूसरी बार में बीजेपी ने इन तमाम चीजों को और वेटेज दिया और फिर मुद्दों से हमने देखा कि कुछ और भी बातें शामिल हो गई। हालांकि इससे अब कितना फायदा बीजेपी को मिलता है वक्त बताएगा। वापस आ रही हूँ सर। अनीता जी, जिस जुनूनियत की आकांक्षा आप रख रहे थे कि वोटर्स में होगी, राम मंदिर मुद्दा, बुलडोजर मुद्दा या लाभार्थी मुद्दा, वो फर्स्ट फेज के वोट परसेंट में दिखाई नहीं दी, इसलिए मेहनत करते हुए दूसरे मुद्दे आ गए जिसमें मंगलसूत्र आ गया, ध्रुवीकरण आ गया और तमाम चीजें, सैम पित्रोदा जी का इनहेरिटेंस टैक्स भी आ गया। यहाँ सर बता रहे थे, शिको साहब बता रहे थे कि दोबारा अब मेहनत करनी पड़ेगी, वो जुनूनियत दिख नहीं रही है और इसलिए हम देख रहे हैं कि तमाम राज्यों में मीटिंग्स दोबारा से शुरू हो गई। आपकी वोटर निकाल नहीं पाए और वो जो मार्जिन अप जाना चाहिए था वो ऊपर जाता हुआ फिलहाल नहीं दिखा। अब इस बार उम्मीद कर रही हैं? जी। ये सब ऐसा कुछ नहीं है, हमने विकास के हिसाब से विकास हमने किया है, उसी के आधार पर हम मैदान में हैं। और सबसे बड़ी बात है, जनता को हम पे भरोसा है, हमें जनता पे भरोसा है। अभी दानिश जी बता रहे थे, जावेद जी अभी बता रहे थे कि वो उत्साह नहीं दिख रहा और भाजपा का नहीं दिख रहा, ये वो सब बता रहे थे। लेकिन मैं इनको बताना चाहती हूँ, मैं ये आपसे भी ये कहना चाहती हूँ कि जब 4 जून के बाद डिबेट हो तो इनको जरूर बिठाइएगा हमारे साथ, हम इनको बता देंगे कि क्या जनता का रुझान था, क्या जनता ने किया है। क्योंकि हम आपको हमसे ही बता रहे हैं, अभी भी 8 सीटें हमारे भारतीय जनता पार्टी की झोली में आएंगी, ये 100% सत्य है। और फिर ये लोग ईवीएम का बोलेंगे, ईवीएम पे ठेकड़ा फोड़ेंगे, क्योंकि इनकी आदत है, इन लोग की सबकी आदत ये है कि पहले तो कहेंगे अरे नहीं भैया सब हम भाजपा ऐसी है, उसके बाद बीजेपी वर्सेस ऑल चल रहा है, उसके बाद विपक्ष का ही सारा खेल है। ये आज से नहीं, हम 14 ईवीएम नहीं तो बताया ना मैडम कि पहले फेस में वोट परसेंट कम आया है, ये ईवीएम नहीं तो बताया, ये कहीं ना कहीं आंकड़े तो आए हैं सामने, इसे तो मानना पड़ेगा ना। माना हम कह रहे वोट परसेंट कम है, लेकिन भाजपा के पक्ष में वोट है, ये मैं कह रही हूँ, वो सारी चीजें भाजपा के पक्ष में ही है, यही वो लहर, वो वेव्स नहीं है। देखिए लहर वेव जरूरी नहीं है कि वो मतलब दिखाए। अब इस चुनाव जनता बहुत समझदार हो गई है, सोशल मीडिया हर हाथ में है, कैमरा हर हाथ में है, ये तो पहले भी था, नया क्या है अभी? सब कुछ है। मुद्दा भी राम मंदिर आपके पास है। हमने विकास के लिए काम किया।
देखिए मुद्दे तो हमारे पास इतने हैं कि उसके जितना गिरा है उतना कम है। तो सबसे फिर बड़ा मंगलसूत्र मुद्दा की हमारा एंट्री ये है, क्यों हुई? जरूरत नहीं थी उसकी। एंट्री जो अब जरूरत नहीं थी, लेकिन आप ये बताइए जो हमने विकास किया, उसका विकास का हमने नहीं कहा कि हमने कितना विकास किया है, कितना हमने क्या कहते हैं हमारा तो सेकंड फेज में मुद्दों में परिवर्तन कैसे आ गया? देखिए ये मुद्दों में कोई परिवर्तन नहीं, मुद्दे वही है हमारे कोई मुद्दा, हम जनता के साथ है, जनता हमारे साथ है मुद्दे सब। लेकिन एक बात है, कैंडिडेट अपने हिसाब से वहां पे बोल दे, कोई अलग बोल दे, लेकिन मुद्दे हमारे वही विकास को लेके, सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास लेकर है। हम ये नहीं कहते कि हाँ इसका पहला अधिकार है, ये उसका दूसरा अधिकार है, ये सब नहीं करते। ना हम धर्म की राजनीति करते, हम केवल ये है कि राम जी के लिए हम पहले भी थे, आज भी और हमेशा रहेंगे। लेकिन विपक्ष की तरह ये मंगलसूत्र वाला एजेंडा सेट करके फिर से हार्डकोर हिंदुत्व की तरफ आप चुनाव को लेकर जा रही हैं भारतीय जनता पार्टी? देखिए नहीं, बिल्कुल नहीं है हिंदुत्व वाली बात। आप जो कहते हैं, हम तो ये कहते हैं हम सबका साथ, सबके विकास को लेके चले हैं ना, सब पर विश्वास लेके चले हैं ना। ये तो विपक्ष के जो खुद करता है तुष्टिकरण की राजनीति, वो दूसरे पे आरोप लगाता है। हम तुष्टिकरण की राजनीति नहीं करते, हम सीधे सीधे हमारा मानना है सबका साथ, सबका विकास, सब पर विश्वास हमारा। ठीक है, लौट रही हूँ मैडम, सबका साथ, सबका विकास, लेकिन फर्स्ट फेज में यही नारा उतना बुलंदी से उठता हुआ जनता के जहन में शायद नहीं दिखा, इसलिए वोटर पोलिंग बूथ तक उतने जोश के साथ नहीं दौड़ा। अब पूजा जी को इन कर लेती हूँ। पूजा जी अगेन वेलकम। और सवाल मेरा आपसे ये है कि कौन सी स्ट्रैटेजी सपा लेकर चल रही है? कैंडिडेट्स बदले जा रहे हैं, बार बार बदले जा रहे हैं, बार बार बदले जा रहे हैं, और अब ये सेकंड फेज है। सेकंड फेज में भी मेरठ, जहां पर 3 बार कैंडिडेट आपने बदल दिया, और उसके बाद तमाम सीटें जिनमें से आप है नहीं, कांग्रेस है, और कांग्रेस की पोजीशन उत्तर प्रदेश में क्या है? आपका ही पूरा जोर है जो कांग्रेस की सीट्स निकाल पाएगा, क्या कहेंगी? देखिए जो है मेरठ की पहले बात कर लेते हैं। आपने मेरठ की बात की, तो मेरठ पे भले हमारे 3 प्रत्याशी बदले हों, पर किसी प्रत्याशी ने ये नहीं कहा कि चुनाव के बाद में जो है समय बताएगा कि हम जनता के बीच में रहेंगे कि नहीं रहेंगे। जो पैराशूट कैंडिडेट भाजपा ने उतारा है, वो अपने मुंह से कहते हैं कि जो है जब उनसे पूछती है मीडिया कि आप क्या चुनाव के बाद जनता के बीच में रहेंगे, वो तो समय बताएगा। तो हमारे प्रत्याशी के साथ में सामंजस्य बिठा करके तब प्रत्याशी बदले गए। शीर्ष नेतृत्व का डिसीजन रहा है कि कब कहाँ क्या सही रहेगा, उसके हिसाब से राजनीति रणनीति के हिसाब से की जाती है। और भाजपा की प्रवक्ता बार बार कह रही थी, तो एक सुंदरकांड का जो है चौपाई है, मैं कहना चाहूंगी, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र न भावा। तो अब राम जी जो है इनको पसंद नहीं करने वाले हैं, ईश्वर भी इनको मना करेंगे, जनता भी मना करेगी। अच्छा, आपको कम से कम रामायण याद आ गया। आप देखिए बीच में आ गए, थोड़ा हमारे पास समय है, अभी मैं वापस आऊंगी आप ही के पास। जैसे कि ये इन्होंने जो इतनी बार बोला कि हमारे पास बहुत मुद्दे हैं, इन्होंने एक बार भी लॉजिकल चीज नहीं बताया कि क्या मुद्दे हैं। आप शायद हो सकता है बुलेट ट्रेन से चल के आई होंगी, या फिर जो है रोजगार मिल गए होंगे। ये जो उत्साह नहीं हुआ है, जो वोटिंग परसेंटेज नहीं बढ़ा है, ये 60 लाख अभ्यर्थी हैं जिनको आपने लाठियां घुमा के दौड़ाया। पूजा जी, मेरे को आपकी तारीफ करनी पड़ेगी, ये इतनी अच्छी बातें आप तो कर रही हैं, लेकिन आपकी पार्टी मंचों से ऐलान नहीं करी। आपकी पार्टी तो सफाई देने में तुली हुई है। आपकी पार्टी जिसके साथ अलायंस में है, वो सफाई देने पर तुले हुए हैं कि साहब हमारे मैनिफेस्टो में ऐसा कुछ नहीं जो बीजेपी। आप लोग धरातल पर उन मुद्दों के साथ लड़ कहाँ रहे हैं जो मुद्दे आप डिबेट्स में उठा लेते हैं? धरातल में बिल्कुल मुद्दे के साथ में लड़ रहे हैं। अगर ये ध्रुवीकरण का करने की कोशिश कर रहे हैं, आप सोचिए कि जो होता है ना विनाश काले विपरीत बुद्धि, पहले फेज का चुनाव हुआ है और माननीय प्रधानमंत्री जी के बोल इस कदर बदले हैं ध्रुवीकरण की तरफ में कि कैसे ध्रुवीकरण। ये विनाश काले विपरीत बुद्धि सैम पित्रोदा जी की तरफ भी थोड़ा सूट होता होगा, नहीं? वो जो है सैम पित्रोदा जो वो कह रहे हैं, उनकी अपनी विचारधारा है। आप सोचिए कि अगर जो है किसी का मैनिफेस्टो कहता है कि हम आर्थिक अनियमितता दूर करेंगे, तो आर्थिक अनियमितता दूर करने का मतलब ये नहीं होता कि हम किसी से पैसे लेके डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। हम जो आम जनमानस के लिए जो सामान जो खरीदते हैं लोग, जो आम जनमानस खरीदती है, उस पर टैक्सेस कम कर दीजिए। सर्वे वाली बात मंच से राहुल गांधी जी ने कही थी, इसलिए बीजेपी ने उस बयान को निकाल के सोशल मीडिया पर डाला। सर्वे की बात कही थी, संपत्तियों का सर्वे। संपत्तियों का सर्वे कहने का मतलब कि आप निकालेंगे कितनी अनियमितता है। आपको पता है कितनी अनियमितता है? जो है देश का 57% जो है वेल्थ 10% लोगों के पास में कन्फाइंड है। ये तो आंकड़े बता रहे हैं। और आप कह रहे हैं कि जो है इन्होंने कहा कि हमने किसानों के लिए कार्य किया। आपको लगता है कि मंगलसूत्र वाली पॉलिटिक्स और ये जो सर्वे वाला बयान, इसको जो बीजेपी अब मंच पर जाके कोड कर रही है, इससे कितना भी मंच पे कह रहे, कितना अलायंस जो है बैकफुट पर आ गया,
जवाब देते नहीं, फिर रहे हो आप बैकफुट लोग। पे नहीं है, बिल्कुल बिल्कुल बैकफुट पे हाँ। नहीं आया हुआ है। हम चाहते हैं कि जनता गुमराह ना हो, हमारी ये भी सब जिम्मेदारी मेरी बनती है आवाज कि आ रही है, कहना प्लीज कि ऐड जो मी। हमारी बात ठीक है। जो हो सके वही जो है बात उन तक पहुंचे, जो हम कहना चाह रहे हैं उस पर हम्म। जवाब देना भी जरूरी होता है। पर जनता कोऑपरेटिव है, जनता अपने मुद्दों पर ही वोट करेगी। ये सर्वे भी बताते हैं कि जनता मुद्दों पे वोट करने जा ठीक रही है। है। और जो पश्चिम की बात कर लेते हैं तो पश्चिम में देखिए किसान का मुद्दा सर्वोपरि है, और किसान जो है अपने मुद्दे पे अडिग है। उसकी जो आय दोगुनी हुई नहीं है, उसका अच्छा, 500 करोड़ किसानों से गन्ना ही जुड़ा किसानों का हुआ ये भुगतान मुद्दा जो बकाया आप है। कह रही हैं, जैन जी आपके साथ थे विधानसभा चुनाव तक, तो हमें लगा था कि जो यूपी में, पश्चिमी यूपी में तो स्ट्रांग है किसानों के मामले में, किसानों का सीधा क्लीन स्वीप वोट आपके पास जाएगा। लेकिन जैन जी स्विच कर गए, और अब हालांकि जैन जी के साथ भी दिक्कतें हैं, जहां हम विरोध करते थे वहां अब हम पक्ष लेते हुए नजर आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। लेकिन परेशानी आपके साथ भी, क्योंकि जैन जी का वोटर तो जैन जी के साथ चला गया। अब ये नहीं, आप बिल्कुल नहीं। इनकार अगर नहीं कर आप सकते ना कि नहीं, जैन जी का कोई देखिए, वजूद ही नहीं था, उनकी पार्टी का कोई वजूद नहीं नहीं था बिल्कुल तो नहीं, स्ट्रांग बिल्कुल थे नहीं, आप। ये इनकार नहीं करते। हम ये इनकार नहीं करते कि जैन जी का कोई वजूद नहीं था। हम ये कहते कुछ ही लोग गए होंगे। आप जो है ये मथुरा की बात उठा लीजिए। मथुरा में आरएलडी के जो प्रदेश उपाध्यक्ष है वो कह रहे हैं कि जो है हमें सम्मान नहीं दे रही है बीजेपी, हमारे कार्यकर्ता मेहनत करेंगे और जो है हेमा मालिनी जी संसद में जाएंगी। किसान आंदोलन चल रहा था, जैन जी को भाजपा ने इसी मंशा से एनडीए में लिया कि किसान आंदोलन खत्म कर देंगे, पर ठीक है, किसानों ने अपना आंदोलन अनीता जी खत्म से किया मैं क्या? जवाब ले लूं। अब नहीं हमारे किया। एक और मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं, उनकी तरफ भी हमें रुख करना होगा। अनीता जी पहले आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद मैं कांग्रेस से हमारे साथ मेहमान जुड़े उनकी तरफ जाऊंगा। हम यही कहना चाहते हैं, किसानों की बात इन्होंने की, ये भूल रही है कि किसान ये जब गए थे तो उनका कर्जा किसानों का हम लोगों ने भाजपा ने चुकाया था, यहाँ की योगी सरकार ने चुकाया था। किसान आत्महत्या कर रहे थे, शुगर मिलें बेच दी गई थी, कुछ था नहीं। और आज 154 किसानों लोग की बात आत्महत्या कर करते हैं, किसानों की आत्महत्या पर ये बारी एनसीआर बारी की से मैं रिपोर्ट वापस आ रही हूँ, बताती है। वापस आ रही हूँ। अभी अजीत जी कोई क्यों कर लॉजिकल रहे बात हैं? नहीं करती ना, लीजिए, ये सुन लॉजिकल लीजिए। बात नहीं करती, इनको बोलिए आंकड़े के साथ बात करेंगी, लॉजिकल नहीं, इलॉजिकल बात पे मैं कैसी बिल्कुल बात है? अटैक करूंगी। आप बताइए, अरे एक चीज 154 बताइए, जब हम हर कह रहे साल हैं किसानों की 154 बात, किसान आत्महत्या कर रहे हैं, जो कि 2021 में 144 है, ये एनसीआरबी का आपके डाटा है। समय में आप गन्ना हवा में किसानों तीर ने मत आपके समय चलाइए, के साथ आप अलग हवा में हमेशा तीर मत चलाइए, देखिए, आप अब लॉजिकल बात गन्ना करिए, में धरातल पे आके बात करिए। अब आप बेरोजगारी दर जो है आपकी सरकार में 6.8 हुआ है, उसके बाद में आप ही की सरकार में जो है भारतीय जनता 6.4 पार्टी में आ करके गए। आपके कम कर दिया हुआ है। आपके साथ जितने लोग 2014 में बेरोजगारी दर 4.7 था। आंकड़ों के साथ आप बात करेंगी नहीं, आप सीनियर हैं, उसके बावजूद भी आप आंकड़ों के साथ बात नहीं करेंगी। आप लोग सिर्फ ध्रुवीकरण करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि शिव राम जी के, आप उस तरह के बच्चे क्या की कह बिहेव रही हूँ, करते, पूरे ऐसी साल डिबेट पढ़ाई नहीं नहीं होती, किए हैं, मछली बाजार जैसी अब डिबेट जो है जैसे आप करना लास्ट चाहते में हैं, आप आके जो सदन राम में जी करते बचाए। हैं, आप यहाँ आप कर रहे हो। डिबेट करना चाहती है, लॉजिकल बात यही करिए। आप लोग जनता को यही गुमराह आप करना सदन में चाहते हैं। करते आप हैं, बात यही करिए आप 200 यहाँ करोड़ कर जो रहे है हो। कांग्रेस से अजीत जी की आवाज दीजिए, बाकी सभी की आवाज बंद कर दीजिए, बाकी सभी की आवाज बंद कीजिए, सिर्फ अजीत जी की आवाज दीजिए प्लीज। टाइम वेस्ट मत कीजिए मैडम, प्लीज, आई रिक्वेस्ट। अजीत जी मैदान में हैं आप, और आप ही की करीब, मैं गलत नहीं हूं तो 3 सीटें ऐसी हैं जहां से आप मैदान में हैं, और ये कहा जा रहा है कि स्ट्रांग कंपटीशन है, सपा आपको सपोर्ट करती है तो ठीक है, वरना दिक्कत आ जाएगी। और हमने पिछला भी देखा है रिकॉर्ड, जहां आप लोगों के कार्यकर्ताओं की आपस में विधानसभा चुनाव में भी आप लोगों की बन नहीं रही थी, लेकिन इस बार स्ट्रांगली अगर सपोर्ट कर जाती है सपा आपको तो ठीक है, वरना आप लोगों को दिक्कत आने वाली है। और फिर जो मुद्दे चल रहे हैं जिसमें मंगलसूत्र है, संपत्ति है, तो आपको दिक्कत कर ही रहे हैं, जवाब देने पड़ रहे हैं आपको हर जगह। बताइए। भारतीय जनता पार्टी, जैसा कि भारतीय जुमला पार्टी नाम से आज देश की जनता बच्चा जान गया है, वही हमारी बीजेपी की प्रवक्ता भी, इनके पास एक भी मुद्दा नहीं है बात करने को, केवल घुमाना। जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी आज देश को गुमराह कर रहे हैं, कोई बात, प्रथम चरण के चुनाव में इनकी हालत पतली हो गई है, बिल्कुल भाजपा का पत्ता साफ होने वाला है। आज देश की जनता भुखमरी, बेरोजगारी से इतनी ज्यादा परेशान हो गई है कि आज जनता ने अपना मन बना लिया है कि 2024 के चुनाव में गठबंधन की सरकार देश की जनता बनाने वाली है। और भारतीय जनता पार्टी जो कि एनडीए का गठबंधन, 50 से ज्यादा छोटी मोटी पार्टियों को जोड़ के जो इन लोगों ये देश में अपना एक कार्यक्रम चला रहे हैं पूरे देश को बर्बाद करने का। आप सोचिए 16 लाख करोड़ ये पूंजीपतियों का माफ कर देते हैं, और अभी हमारी भाजपा की प्रवक्ता कह रही थी कि किसानों का कर्जा माफ किया। अरे कैसी झूठी बातें आप लोग करते हैं। 40 साल से जिन सीटों पर सूखा पड़ा है आपका, वहां आप रिपीट कैसे आएंगे, इस पर विचार कीजिए। जिन मुद्दों पर आपको बीजेपी अपने पिच पर लाकर करवा रही है बैटिंग, वहां पर आप बॉलिंग भी ढंग से नहीं कर पा रहे हैं। लौट रही हूँ नावेद जी को, 30 सेकंड में अब आप अपनी बात खत्म करेंगे, छोटा सेंटेंस में अपनी बात रखिएगा, कम समय है मेरे पास। नावेद साहब, फाइनल आप क्या कंक्लूजन दे रहे हैं? देखिए, मैं ये बात कह रहा हूं, हमारी बहन अनीता जी बैठी हुई है, मैं कतई ये नहीं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में भाजपा से ज्यादा विपक्ष
सीटें निकाल ले जाएगा। ये मेरा विश्लेषण नहीं कहता, लेकिन ये बात बिल्कुल सही है कि जो दावा था वो दावा थोड़ा फीका इसलिए लगा क्योंकि फर्स्ट फेज में वो दीवानगी नहीं दिखी। और अनिता जी बहुत समझदार है और बहुत सीनियर है, कि जानती होंगी कि जब वोट ज्यादा पड़ता है तो इनकी सीटें बढ़ती हैं, ये रिकॉर्ड है। अगर ये मान जाएं कि ये 80 सीटें माना जीत है रही सर, हैं, मीटिंग्स हो रही है राज्यों में, अमित शाह जी आए एमपी में रात को ही, वहां पे मीटिंग चल रही है, माना है। ये अभी डीवी डिबेट में नहीं मान रहे हैं, लेकिन धरातल पर उनकी तैयारियां स्ट्रांगली दिख रही है। पूजा जी 30 सेकंड समय, हाँ जी सर समय थोड़ा सा मेरे पास लिमिटेड है। हाँ जी समय थोड़ा सा लिमिटेड है। प्रधानमंत्री जी ने दावा किया है और बहुत अच्छी बात है, भाजपा ने दावा किया कि 400 पार और उत्तर प्रदेश में 80, बहुत अच्छी बात है। यानी ठीक है, 8 में से कितनी पूजा जी? सेकंड फेज दूसरा चरण 8 में से कितनी नंबर दीजिए? 80%। ठीक है अनीता जी 8 में से जल्दी अनीता जी। हम तो फर्स्ट क्लास फर्स्ट ही है। 8 में से 8, हमारी 8 में से 8 ही रहेंगी। ठीक है अजीत जी 80% बोल रही हैं, 8 में से कौन सी हार रहे हो फिर? अजीत जी कौन सी हार रहे हो? नहीं कौन सी हार रहे हैं आप? वो कह रही हैं 80%, कौन सी हार रहे हैं? 3 सीटों पर आप हैं, कहिए। गठबंधन की 8 सीटें जीतेगी, गठबंधन की 8 सीटें जीतने वाली है। ठीक है 80 में से 80 सीटें जीतने का दावा विपक्ष ने किया है और बीजेपी भी यही दावा कर रही है। अब किसके दावों में कितना दम जनता दिखाएगी कल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ चर्चा में जुड़ने के लिए। उत्तर प्रदेश की हम बात करते हैं 8 सीटें जिन पर कल होगी असल लड़ाई, यानी जनता दिखाएगी उसकी ताकत। कल होगी जनता भाग्य विधाता, भाग्य होगा तय उन प्रत्याशियों का जो कल चुनावी रणभूमि में अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा। पहले चरण के चुनाव में वोट प्रतिशत उतना ज्यादा एक्साइटेड नहीं कर रहा था, लेकिन इस बार कितनी तेजी से, कितनी जुनूनियत के साथ वोटर को निकालने में कामयाब हो पाता है भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, और वोटर खुद कितना इन मुद्दों को लेकर एक्साइटेड हो पाता है या आक्रोशित होता है समस्याओं को लेकर, कल बताएगा। कल का दिन जनता का दिन। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। मतदान करने जरूर जाइएगा। नमस्कार।